आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज़ जो सेकंड ईयर का मैथ्स है सेमेस्टर 4 का। आइए पहले इंडेक्स पे बात करते हैं इसकी कि इसके इंडेक्स में कितने चैप्टर हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, इसके इंडेक्स में हमारे पास आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर और सेवन्थ। 7 चैप्टर्स हैं हमारे। तो इनकी थोड़ी यूनिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आता है वो बनाता है यूनिट 1। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास आती है वो बनाती है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड सेक्शन बनाता है वो है हमारा फोर्थ यूनिट। और उसके बाद हमारे पास में अल्टरनेटिंग, आर्बिट्रेरी, बाकी जो सारी यूनिट्स हैं वो आती हैं फोर्थ के अंडर। ये हमारे सेक्शंस हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे सेकंड यूनिट से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस से। आइए सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं पहले। सीक्वेंस देखिए क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दोज फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर। इस जो चैप्टर है, ये जो सीक्वेंस चैप्टर है, इसके अंदर हम उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनकी डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो कोई भी हमारे पास रियल नंबर आ सकती है। देखो सीक्वेंस होता क्या है। दरअसल सीक्वेंस इज ए फंक्शन। सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन ही होता है जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और रेंज कोई भी सेट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं कोई भी एफ फंक्शन ले लेती हूँ। एफ है जिसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो रेंज है वो मैं सेट ए ले लेती हूँ। और ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन करती हूँ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स ले लेते हैं। रूट एक्स लिया हमने यहाँ पे। देखिए अब ये जो मेरे पास में डोमेन है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यानी एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, √2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। एफ ऑफ 4 किसके इक्वल हो जाएगा, √4, ये होगी 2 के इक्वल है। तो जो हमारे पास में रेंज आई है वो हमारे पास क्या होगी, इरेशनल नंबर्स का, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का सेट हो जाएगा। और जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर। यानी सीक्वेंस भी एक तरह की हमारे पास फंक्शन ही होती है। बस ध्यान रखना जिसकी डोमेन तो नेचुरल नंबर हो और जो रेंज हो वो कोई भी सेट ऑफ रियल हो सकती है, कि रियल नंबर का कोई भी हम सेट ले सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में सीक्वेंस की डेफिनेशन है। Next, a sequence whose range is a set of real number R is called real sequence. जिसकी रेंज रियल हो, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का हो, तो वो क्या हो जाएगी, रियल सीक्वेंस होएगी। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ रियल सीक्वेंस ही पढ़ेंगे, तो इसलिए जब भी हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो उसको रियल सीक्वेंस ही समझा जाएगा। देखिए नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस में क्या कहा है, सीक्वेंस इज ए स्पेशल फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस एक तरह का फंक्शन ही होता है जिसकी जो डोमेन होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर। देखो रेंज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, रेंज कुछ भी हो सकती है, पर एक बात की श्योरिटी है कि जो डोमेन होगी वो पक्का नेचुरल नंबर ही जाएगी। कैलकुलस में जो फंक्शन है उनको हम एफ जी एच में लेके चलते थे, लेकिन जो सीक्वेंस है उसमें हम फंक्शन को ए बी यू वी एक्स वाई इन से लेके चलेंगे। यानी हम अगर सीक्वेंस डिफाइन करना हो तो सीक्वेंस एक फंक्शन होगा ए फ्रॉम एन टू आर। आर यानी कि रियल नंबर कोई भी, एंड इमेज ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। देखिए जो हमारे पास कैपिटल एन है इसके एलिमेंट्स की सबकी इमेजेस को हम ए एन से दिखाएंगे, ना कि ए एन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम जैसे कि A1 की इमेज दिखानी है तो A1, 2 की इमेज दिखानी है तो A2, 3 की इमेज दिखानी है तो A3। देखिए यहाँ पे जो स्मॉल है ए है वो डिफाइन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने एस और इंडेक्स 1 A2 यानी सफिक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा 2, A3 यानी सफिक्स क्या हो जाएगा A3 अप टू AN। और जनरली अगर हमने एन टर्म दिखानी हो तो हम उसको AN दिखा सकते हैं। और सीक्वेंस जो लिखते हैं दो हमारे पास ट्रायंगल ब्रैकेट के बीच में AN, और इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस होगी वो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन चलती रहेगी। नेक्स्ट है 2.3 मेथड टू डिस्क्राइब ए सीक्वेंस। सीक्वेंस को कैसे डिस्क्राइब करें। ए सीक्वेंस कैन बी डिस्क्राइब इन सेवरल डिफरेंट वे। वैसे तो सीक्वेंस लिखने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन कुछ एक की बात कर लेते हैं हम लोग। वी लिस्ट फर्स्ट फ्यू सॉरी
We list first few terms of sequence in order till the rule for writing down different terms becomes evident. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के कुछ शुरू की कुछ टर्म्स लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसका पैटर्न क्या है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखिए क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ध्यान से देखिए, सेट ऑफ ये नेचुरल नंबर्स के हैं, तो यानी 1 की इमेज हो जाएगी, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है, 5 की इमेज क्या है, 25 है। और ये इमेजेस कैसे डिफाइन होंगी, एन स्केयर से। तो जब भी हम एफ ऑफ एन लेके चलेंगे, यानी जो सीक्वेंस हम डिफाइन करेंगे इसमें, वो हमारी किस टाइप की सीक्वेंस हो जाएगी यहाँ पे, कि जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या हो जाएगी, एन स्केयर। तो इसको हम खोल लेंगे तो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, 5 की इमेज 25 अप टू सो ऑन। एक पहला तरीका ये है हमारा सीक्वेंस लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कि एन न टर्म दे दो, जैसे ए एन को दे दिया एन स्केयर, तो जब हमने A1 निकालनी है तो 1 हो जाएगी, A2 2 का स्केयर, A3 3 का स्केयर, A4 4 का स्केयर। तो इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंट। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने का कि पहले तो कुछ टर्म्स लिखो, फिर बाद में एक रूल बना लो बाकी टर्म्स को निकालने का। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, A1 तो डिफाइन कर दिया 1 के इक्वल, लेकिन एक रूल दे दिया कि n+1 किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है। देखिए A1 तो 1 गिवन ही है, जब A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3A1 यानी कि 3, A3 की क्या हो जाएगी 9, A4 की क्या हो जाएगी 27। तो सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, 1 3 9 27 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगी। तो ये 3 तरीके थे मेनली सीक्वेंस को लिखने के। पहले में हमने पहले कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं और फिर हमने फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न बन सकता है। सेकंड में हमें पैटर्न ही यानी कि एन टर्म ही गिवन है। थर्ड में क्या होगा कि एक टर्म तो फिक्स दे देंगे स्टार्टिंग वाली टर्म, और बाकी हमें एक रूल एक फॉर्मूला दे देंगे जिसका यूज़ करके हमने आगे की टर्म्स निकालनी है। जैसे कि एन फैक्टोरियल, ए एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल है, तो अगर इस सीक्वेंस को हम खोल लें तो क्या जाएगा, 1 2 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल है, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। 1/n लेते हैं तो 1 1/2, ये सीक्वेंस लिखने के तरीके हैं। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, एन फैक्टोरियल 1/n 1/2n-1, या फिर हम इसको कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि a2n-1 इज इक्वल टू 2n-1, a2n क्या हो जाएगी 2n, कि ओड में तो हमारे पास में 2n-1 है, इवन में क्या हो जाएगी 2n। अब देखिए पहला तो हम 1 एफ ऑफ 1 अगर मैं निकाल लूँ इस वे से, तो इसको लिखेंगे कैसे, वो देखिए हमारे पास में ए एन कैसे डिफाइन किया हुआ है कि 2n-1 होगा इफ़ जो n है वो हमारे पास में क्या हो, ओड हो, क्योंकि 2n-1 ओड में आ रहा है, और 2n हो जब n क्या है, इवन है। ये लिखने के तरीके हैं। तो सीक्वेंस ए एन को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए 1 क्या होता है, ओड होता है, तो 2-1 1, उसके बाद 2 यानी कि 4, 3 ओड है, 3 2 6-1 5, उसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएगा, 2 चला जाएगा, फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे 5, ये हो जाएगा 9, फिर 2 6 अप टू सो ऑन। इस तरह से अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारे पास सीक्वेंस डिफाइन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाती है रेंज की बात। देखिए डोमेन तो फिक्स है ही, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब थोड़ा रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ए एन के जैसे 1 2 या फिर 1 2 6 24, जैसे ऊपर अभी हमने फंक्शन जो सीक्वेंस है उसको खोल के जो दिखाया था, जो ये नंबर्स थे ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेंज हो जाते हैं। तो जो मैं ये टर्म होती है कि ए एन, ये क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। यानी कि हम अगर मैं सेट लूँ ए एन, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन कर रहा है, तो वो रेंज हो जाएगी सीक्वेंस ए एन की। जैसे कि सीक्वेंस उठा लो ए एन रेंज, और ये किसके इक्वल है, -1 की पावर n। तो देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगी, -1 1 -1 1 -1 1। तो इसकी रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट है, -1 और 1। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमें वो सब लिखने पड़ेंगे, लेकिन अगर जैसे इसमें एक ही 2 ही एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज में सिंपल 2 एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट्स का सेट बनेगा, वो हमारा रेंज सेट हो जाएगा। देखिए कहा भी हुआ है जो टर्म ऑफ सीक्वेंस है वो तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टर्म्स मापी जाएगी, जैसे कि पहली टर्म -1, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म -1, फोर्थ टर्म 1। तो ये हम यहाँ पे सिर्फ -1 या 1 लिख के नहीं छोड़ सकते, आगे हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर पोजीशन पे अलग अलग टर्म्स को हम यूज़ करेंगे, लेकिन जो रेंज है वो फाइनाइट हो जाएगी, -1 और 1।
देखिए नोट में क्या बोला हुआ है, जो सीक्वेंस ए एन है उसके पास हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन जो रेंज होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए, जैसे कि मैं सीक्वेंस ले रही हूँ यहाँ पे, अभी मैंने सीक्वेंस लिया था कि ए एन सीक्वेंस क्या है, -1 इसको जब मैंने खोला -1 अप टू सो ऑन, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, सिर्फ दो ही बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं तो -1 और 1। लेकिन अगर मैं ए एन को क्या ले लूँ, एन के इक्वल ले लूँ, तो जब मैं इसको खोलती हूँ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो जो मेरे पास रेंज होगी वो रेंज क्या जाएगी, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये ही जाएगी, क्योंकि एवरी जो इमेज है वो क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि दो सीक्वेंस कब इक्वल होंगी, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग A1 B1 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, A3 B3 के इक्वल हो, मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे पास में इक्वल हो जाएंगे। सबसे बड़ा डिफरेंशिएट इस सीक्वेंस और रेंज को दिखाने का, देखिए सीक्वेंस में आपने ये ब्रेसेस यूज़ करनी है ट्रायंगल टाइप, ठीक है। लेकिन रेंज में आपने करली ब्रेसेस यूज़ करनी है। करली ब्रेसेस से मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखाएगा, ये हमेशा सीक्वेंस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस, जैसे कि नाम कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जिनकी एक ही वैल्यू हो हर एन के लिए। जैसे ए एन को अगर मैं खोलूँ तो वो क्या जाए, सी 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 सी, तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस। चाहे आप फर्स्ट टर्म की बात करें, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितनी भी टर्म्स की बात करें, सब पे एक ही वैल्यू आए सी। नेक्स्ट है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। जैसे कि आपने बाउंडेड और अनबाउंडेड की डेफिनेशंस आपने पहले पढ़ी होंगी, तो लेकिन इसमें हम देखते हैं, दोबारा मैं आपको समझाऊंगी। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बाउंडेड अबव कि उसका जो ऊपर वो किसी ना किसी फाइनाइट नंबर से छोटे होते जाएं। जैसे कि सीक्वेंस ए एन को बाउंडेड अबव कब कहेंगे, कि कोई रियल नंबर के हो, इस तरह से कि इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट उस के से बराबर या उससे छोटा चला जाए, तो वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी रेंज जो होगी वो बाउंडेड अबव हो, रेंज का हमें पता हो कि वो कहाँ तक है, लास्ट एलिमेंट हमें पता होगा तो वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी। और जो के, जिसके सभी एलिमेंट जहाँ पे सीक्वेंस के से छोटे या के बराबर थे, तो जहाँ पे कैपिटल के क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। मैं सीक्वेंस ले लेती हूँ, ए एन सीक्वेंस ली है मैंने 1/n, ये हो जाएगी। जब इसके एलिमेंट्स में खोल लूँगी 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सभी के सभी एलिमेंट्स छोटे होते जाएंगे, ये डिक्रीजिंग है, यानी कि अगला एलिमेंट जो अगली टर्म आ रही है वो क्या आती है, छोटी आती जा रही है। तो ये हमें पता है कि सभी के सभी टर्म्स 1 के क्या जाएंगी, छोटे जाएंगे, और एक टर्म 1 के इक्वल होगी। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो एवरी ए एन है वो क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। चाहे देखो इक्वल टू मैंने 1 के लिए डाल दिया, बाकी टर्म्स के लिए लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में, अपर बाउंड हो जाएगा। ये यहाँ पे अपर बाउंड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस ए एन है वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड अबव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो, जिसका सबसे छोटा नंबर हमें पता हो। साफ साफ शब्दों में कहूँ कि वो सीक्वेंस जिसमें सबसे छोटी वैल्यू हमें पता हो, तो वो क्या हो जाएगी, बाउंडेड बिलो हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, कि कोई रियल नंबर के हो इस तरह से कि वो उस सीक्वेंस का हर एलिमेंट के बराबर या के से बड़ा हो, तो वहाँ पे वो के क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। जैसे मैं सीक्वेंस यहाँ पे लेके चलती हूँ कि मैंने ए एन सीक्वेंस क्या ले ली, एन ले ली, ठीक है। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो जितने भी इसके जो एलिमेंट हैं वो सभी के सभी, वह पहला जो एलिमेंट है वो तो 1 है, तो इसलिए इक्वल टू ले लिया, बाकी सारे 2 से बड़े हैं तो ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो 1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। ये हमारे पास में 1 लोअर बाउंड, यानी कि वो सबसे छोटी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू दोनों पता हो, यानी कि अब हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी जहाँ पे 2 रियल नंबर स्मॉल के और कैपिटल के होंगे, इस तरह से कि उस सीक्वेंस में
वो हम के से बड़ी होनी चाहिए और इस के से छोटी होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो सीक्वेंस हमने ली थी वो सीक्वेंस क्या थी पीछे, -1⁻1। देखिए जब इसको खोला तो -1 यही जा रही थी। यानी मैं कह सकती हूँ कि ये जो सीक्वेंस है उसका हर एलिमेंट 1 के बराबर या 1 से छोटा और -1 से बड़ा या उसके बराबर। तो -1 और 1 क्या हो जाएंगे, उसके बाउंड हो जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी, जिसकी हमें लोवेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पता हो। अनबाउंडेड अबव, देखिए जैसे कि आप पढ़ रहे हो अनबाउंडेड अबव, यानी कि जिसकी हमें हाईएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट वाली टर्म का पता ना हो। जैसे हम लेके चले थे n, देखिए ए एन में 1 हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्या इसकी लास्ट टर्म हम बता सकते हैं क्या जाएगी, नहीं बता सकते ना। तो ये जो सीक्वेंस होती है इसको बोलेंगे हम अनबाउंडेड अबव, जिसकी लास्ट टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो देखो क्या होगा, इस सीक्वेंस से यानी सेट टू बी अनबाउंडेड अबव इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर के, कि कोई रियल नंबर के ले लो, हाउ एवर इट मे लार्ज, वो कितना भी बड़ा हो, मान लो तुम 1 लाख 10 लाख मतलब 10 अरब ले लो या 3 मिलियन ले लो, कुछ भी लेके चलो उसको, तो लेकिन वहाँ पे भी हमारे पास में कोई डेफिनेट ना हो कि उसकी लास्ट टर्म क्या होगी। जैसे इस सीक्वेंस में था, इसकी लास्ट टर्म के बारे में कुछ क्या कह सकते थे, तो वो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड अबव। ठीक है ना। तो यानी कि वो हर रियल नंबर के ले लो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, वहाँ पे कोई ना कोई स्मॉल m बिलोंग्स टू n होगा, इस तरह से कि हर जो एलिमेंट है वो उस k से बड़ा चला जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे k ले लेते हैं, 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लिया हमने, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। या 10 लाख ले लो, लेकिन अब हमें पता है कि 1 जो हम m लेके चलेंगे, m मैं क्या लेके चलती हूँ यहाँ पे 20 लाख ले लेते हैं, 20 लाख ले लो या 11 लाख ले लो या 10 लाख 1 ले लो, ठीक है ना। उस वो m हमेशा किससे बड़ा होगा, इस 10 लाख से बड़ा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मैं सीक्वेंस क्या ले रही हूँ, सीक्वेंस m ले रही हूँ या n ले लो, तो सीक्वेंस क्या है मेरे पास में n है। तो जब मैं m लूँगी am, तो मेरे पास क्या चला जाएगा, m चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे कि ए मैंने अब लिया है, वो क्या ले लिया मैंने, m क्या लिया था यहाँ पे मैंने 20 लाख लिया था, या फिर कहो कि 1 जो हमारे पास में लाख थी वो 1 ले लो, ये ले लिया मैंने। यानी कि सबसे 1 के नेचुरल नंबर की बात चल रही है तो प्रॉपर फॉर्म में जाएंगे, तो 1 लाख से अगला नंबर ले लिया मैंने। और इस m से जितने भी आगे वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी इस 10 लाख से बड़ी होंगी, जो कि हमने क्या लिया था, k लिया था। समझ आई आप लोगों को। यहाँ पे जो m लेना है वो k से जस्ट अगला नंबर लेना है हमने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, अनबाउंडेड अबव। अनबाउंडेड बिलो, जिसका लोवेस्ट बाउंड ना पता हो हमें, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगी। जैसे कि हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस ले लेते हैं हम an इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो -n, तो क्या हो जाएगी -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी कभी डिफाइन नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड बिलो। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सीक्वेंस है यानी सेट टू बी अनबाउंडेड बिलो इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर के, कोई रियल नंबर के ले लो जो बहुत ही छोटा है, मतलब -10 लाख ले लो, -20 लाख, -30 लाख, -ट्रिलियन ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो के कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, या मतलब छोटी लेनी है, नेगेटिव नहीं है, छोटी लेनी है, हम उस के की कोई भी छोटी वैल्यू ले सकते हो, इस तरह से कि उस सीक्वेंस का कुछ टर्म्स के बाद सभी के सभी के से क्या चली जाए, छोटी चली जाए। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या हो जाएंगी, जो कि ना तो या तो बाउंडेड अबव ना हो या फिर बाउंडेड बिलो, या मैं कहूँ जो अनबाउंडेड अबव हो या फिर अनबाउंडेड बिलो हो, या फिर दोनों हो सकती हैं। देखिए इलस्ट्रेशन से आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये बाउंडेड बिलो है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू हमें पता है 1, वो क्या हो जाएगी, लोअर बाउंड हो जाएगी। माइनस साइन ले लेते हैं कि बाउंडेड अबव है, यानी बाउंडेड अबव कैसे है, क्योंकि इसकी हमें सबसे बड़ी वैल्यू पता है जो क्या है -1, और वो अपर बाउंड हो जाएगा। जैसे 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, हमें पता है कि ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 है, और ये सबसे लास्ट वाली कहाँ पे जाएगी, 0 पे चली जाएगी, क्योंकि n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इस 0 और 1 इसके बाउंड्स हो जाएंगे। और -1 रेज़ टू पावर n इंटू 1, यानी -1 2 -3 4 5, ये क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ये आपके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स थे। अब आ जाते हैं लिस्ट अपर बाउंड।
लिस्ट अपर बाउंड में ध्यान से देखिए क्या कहा है इन्होंने कि ए रियल नंबर यू इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड। कोई रियल नंबर यू को लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे किसी सीक्वेंस का, कब? जब उस सीक्वेंस की सभी टर्म्स उस यू से छोटे और उसके बराबर हो। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या बोली है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर एम ले लेते हैं, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, वो रियल नंबर की नहीं, इंटीजर की। कोई पॉजिटिव इंटीजर एम ले लेते हैं कि अगर मैं उस यू में से कुछ माइनस कर दूं तो वो एक कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी आए जो उससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि हम लेके चलते हैं, हमने अपर बाउंड का एग्जांपल लिया था, हमारे पास अपर बाउंड का एग्जांपल क्या था, ए एन इज इक्वल टू 1/n। देखिए अब यहाँ पे मैं मेरे सीक्वेंस ले रही हूँ, ए एन क्या है मेरे पास 1/n। यहाँ पे 1 इसका क्या था, अपर बाउंड था। ठीक है। अब मैंने क्या करना है उसको, और इसकी यू की वैल्यू हमें पता है कि जितने भी ए एन हैं वो सारे के सारे यू, एक तो यू के बराबर 1 हो जाएगा। जब मैं इसको खोलूँगी तो किसके इक्वल होगा ये 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। एक एलिमेंट तो 1 के इक्वल आ गया और बाकी सारे उससे छोटे, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड कंडीशन लेके चलती हूँ मैं। सेकंड कंडीशन में क्या था, क्या यू माइनस अपसाइलम, कि अपसाइलम कुछ भी ले लो, मान लेते हैं अपसाइलम ले लेते हैं हम यहाँ पे 0.01 ले लो, तो यू माइनस अपसाइलम किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.01 यानी कि 0.99, ये आ गया हमारे पास। और A1 जो है 1 वो क्या चली जाएगी, इस u माइनस अपसाइलम से क्या चली गई, बड़ी चली गई, यानी एक टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, u माइनस अपसाइलम से बड़ी आ गई। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, u इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि जितने भी अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा। देखिए व्यू हमें पता है कि ये सीक्वेंस के जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 1 या 1 से सभी के सभी छोटी हैं। तो इसके जब अपर बाउंड्स मैं लूँ, अगर मैं इसके अपर बाउंड्स उठाऊँ तो वो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन सब में सबसे छोटा कौन सा है 1 है। तो मैं लिस्ट अपर बाउंड क्या लेके चलूँगी यहाँ से, मेरे पास में वो क्या हो जाएगा 1। ये सेकंड अप्रोच है इसकी, और बाय डेफिनेशन मैंने आपको समझा ही दिया है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा कि जितनी भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एल से बड़े होने चाहिए, और अगर एल में आप कुछ ऐड करते हो तो उसकी कुछ टर्म्स उससे क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। जैसे कि हम लोअर बाउंड में लेके चल रहे थे, यहाँ पे क्या था हमारे पास में 1 था, हम लेके चले थे ना लोअर बाउंड ए एन इज इक्वल टू एन, और लोअर बाउंड क्या था 1 था। अब 1 में मैं कुछ ऐड करूँगी, कुछ भी, मान लो अब साइलम ले लेते हैं यहाँ पे 0.02, तो जो मेरे पास ये लोअर बाउंड आया था, इस लोअर बाउंड में अगर मैं कुछ ऐड करती हूँ एल प्लस अपसाइलम यानी कि 1 प्लस 0.02, तो क्या हो जाएगा 1.02, और जो A1 है 1 वो क्या चली जाएगी, छोटी चली जाएगी किससे 1.02 से। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी कन्वर्स टू ए रियल नंबर एल। कोई सीक्वेंस एल को रियल नंबर पे कन्वर्स करेगी अगर फॉर गिवन अपसाइलम ग्रेटर देन 0, किसी अपसाइलम ग्रेटर देन 0 के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर एम हो, इस तरह से कि ए एन माइनस एल लेस देन अपसाइलम चला जाए जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो। देखिए जैसे कि मैं लेके चल रही थी यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या लिया था मैंने 1/n लिया था, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो मैं 1/n लेके चल रही थी। ठीक है। तो इसकी हमें पता है कि अगर मैं लिमिट लगाऊं n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू 1/n इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 को अप्रोच करेगी, लिमिट उसकी 0 को अप्रोच कर रही है। लेकिन देखिए ध्यान से, जब मैं इसको खोलती हूँ 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, मैं अगर लेके चलती हूँ 1 में 1 लाख, ठीक है, जब टू सो ऑन और भी वैल्यूज़ छोटी आएंगी, कि कुछ टर्म्स के बाद वो जो वैल्यूज़ हैं वो 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, या मैं कहूँ अप्रोक्सीमेटली 0 वैल्यू देना शुरू कर देंगी। तो वहाँ पे हम कह सकेंगे क्या कि ए एन माइनस एल लेस देन अपसाइलम चला जाएगा, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखिए एम को अगर मैं 1 लाख ले लूँ, ठीक है ना, तो 1 लाख, 2 लाख या 1 ट्रिलियन या 1 बिलियन कुछ भी ले लूँ, तो वो सारी की सारी किसको अप्रोच कर जाएंगी, 0 को। सेम यही है कि ए एन माइनस 0 लेस देन अपसाइलम हो जाएगी। देखिए इसका क्या मतलब है कि ए एन 0 की तरफ जा रहा है। कॉन्टिन्यूटी के अंदर मैंने आपको समझा चुकी हूँ ये चीज़ कि ए एन 10 माइनस में 0
वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। इफ़ एन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 बिलियन ले लो, 1 बिलियन भी क्या हो जाएगा, फिक्स ही है, मतलब कि डेफिनेट नंबर है। तो 1 बिलियन से बड़ी जितने भी टर्म्स हो जाएंगे वो सभी के सभी जीरो को अप्रोच कर देंगे, इसका मतलब ये कहने का है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। बाय डेफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। नेक्स्ट ये, और जो एल नंबर होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी लिमिट हो जाएगी। हम कह देंगे कि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन किसको अप्रोच कर रहा है, एल को। जो लिमिट, अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, अदरवाइज वो या तो डाइवर्जेंट हो सकती है या ओसिलेटिंग हो सकती है। जैसे कि 1/2n-1, यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाओगे तो जीरो वैल्यू आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर 2n लोगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करवाओगे तो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो क्या हो जाएगी, नॉट कन्वर्जेंट। याद रखना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट हमेशा यूनिक होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी क्या है, मैं आपको ये सारा पढ़ देती हूँ, मैं आपको अदर जो एग्जाम्पल लेकर समझाया है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, तो पहले आप पढ़ ही लेते हैं, बहुत इजी रहेगा आपको। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस ए एन है वो एल को कन्वर्स कर रही है, यानी हम कह सकते हैं कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए जो हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स हैं और जो एल है उनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा चला जाएगा, यानी टेंड्स टू जीरो कर जाएगा आफ्टर लिविंग फर्स्ट m-1 टर्म्स। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में ऊपर डेफिनेशन में आया था वो क्या था, ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, यानी कि n की वैल्यू m, m+1, m+2, m+3 अप टू सो ऑन सब के लिए, तो यहाँ पे a n g l को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन उससे छोटी वैल्यूज़ के ऊपर हमें नहीं पता तो हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि ए एन माइनस एल, ए एन और एल के बीच का डिफरेंस तो क्या चला जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा, लेकिन वो m-1 टर्म्स को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि फर्स्ट m-1 जो टर्म्स हैं वो हमारा, देखिए यहाँ पे ए एन माइनस एल है हमारे पास, तो ए एन माइनस एल किससे छोटा था, एप्सिलॉन से। अगर मैं कहूँ मोड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन था, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी, इसका मतलब वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। लेकिन कब, किसके लिए, हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो यानी मैं इंटरवल लूँ एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, तो इस इंटरवल में सिर्फ वो m-1, देखिए एम से एम या एम से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन जो m-1 टर्म है 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू m-1 टर्म्स हैं, उन वो सारी की सारी इस इंटरवल में लाई नहीं करेंगे, इस इंटरवल से आउटसाइड होंगी, यही वो कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ इन्होंने ए एन सिक्वेंस 1/n ले ली, तो 1/1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। अगर मैं एप्सिलॉन को क्या ले लूँ, 1/50 ले लूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ए एन सिक्वेंस है वो क्या दी हुई है, 1/n, और जो एल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं एप्सिलॉन लेती हूँ 1/50, तो ये इंटरवल लेके चलो, तो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1/50 और 1/50, ये हो जाएगा हमारे पास टर्म। तो इन टर्म्स में सिर्फ पहली 50 टर्म्स बाहर लाई करेंगी, बाकी सभी के सभी उसके अंदर लाई करेंगी। सिमिलरली अगर मैं एप्सिलॉन को 1/60 लेती हूँ तो सिर्फ 60 टर्म्स ही इन इंटरवल से बाहर लाई करेंगी, बाकी सभी इसके अंदर। और अगर एप्सिलॉन लेती हूँ तो पहली 100 टर्म्स ही इसके बाहर लाई करेंगे, यानी उन 100 टर्म्स की वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं होगी, बाकी सब की वैल्यूज़ क्या जाएंगी, जीरो चली जाएंगी। थ्योरम है हमारे पास पहली, क्या कहा है थ्योरम, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्स टू ए यूनिक लिमिट, कि वो लिमिट जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, या मैं कहूँ सीक्वेंस एक से ज़्यादा लिमिट पर कन्वर्स नहीं होना चाहिए। तो हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो दो अलग अलग नंबर्स पे क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, मान एल और एल डैश पे। एप्सिलॉन ग्रेटर देन, अब हमने डेफिनेशन का यूज़ करना है तो एप्सिलॉन लेट कर लेते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कोई भी गिवन रियल नंबर है, ये एप्सिलॉन हम बहुत ही छोटा लेके चलते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू ना जीरो के इक्वल नहीं होगी, लेकिन ये टेंड करेगा किसको, जीरो को। देखिए अब ए एन एल को कन्वर्स कर रहा है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर m1 होगा, इस तरह से कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन/2, एप्सिलॉन से छोटा तो एप्सिलॉन/2 ले लेते हैं हम यहाँ पे कि वो एप्सिलॉन/2 से छोटा होगा। हमने तो जीरो को टेंड करवाना, चाहे एप्सिलॉन/2 लो चाहे एप्सिलॉन/4 लो, कुछ भी हो, छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए यहाँ पे। अब ए एन कन्वर्ट कर रहा है एल डैश पे, तो बाय डेफिनेशन ए एन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन/2, लेकिन हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट में देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि मैं क्या करती हूँ M1 M2 के से मैक्सिमम ले लेती हूँ। अब देखिए अगर मान लो जो मेरे वाले फर्स्ट वाली है क्या है AN माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू M1 है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी AN माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू M2 है। अगर मैं लेट कर लूँ M1 को 10 और M2 को 15, तो M क्या ले लेती हूँ मैं मैक्सिमम लूँगी। मैक्सिमम क्या जाएगी 10 और 15 में से, तो वो 15 चली जाएगी। देखो ये तो 15 ये तो वाला हमारे पास क्या करेगा ही करेगा सेटिस्फाई, क्योंकि 15 से बड़ी टर्म्स के लिए तो ये हो ही रहा है, M2 के लिए तो सेटिस्फाई हो ही रही है। M1 पे बात करते हैं। देखिए अगर वो 10 या 10 से बड़ी टर्म्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जो 15 है वो तो अपने आप ही आ जाएगा। तो 15 के लिए तो ये पक्का हो जाएगी, यानी 15 या 15 से ज़्यादा के लिए पक्का हो जाएगी। यानी अगर मैं M1 को M2 से रिप्लेस कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यही किया है। क्या होगा कि AN माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड AN माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब मुझे क्या दिखाना है, सेम यूनिक लिमिट दिखानी है। तो मैंने अगर इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 0 को 10 करवाता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, मेरी थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। वही करना है, L माइनस एल डैश डिफरेंस लेके चलते हैं, AN ऐड कर लेते हैं, AN ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हमने इनको अलग अलग किया तो ये किसके इक्वल आ गया, AN माइनस एल प्लस AN माइनस एल डैश, ये एप्सिलॉन बाई 2, ये भी एप्सिलॉन बाई 2, ये क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन जो है बहुत ही छोटा नंबर है, तो वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कुछ भी ले सकते हैं। हम लेट कर लेते हैं, वो L माइनस एल डैश बाई 3 के इक्वल है। तो L माइनस एल डैश किसके छोटा हो जाएगा, L माइनस एल डैश बाई 3। अब ऐसा कोई नंबर जो खुद के 3 बार डिवाइड करने पर उससे छोटा हो जाए, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। तो ये क्या हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। तो AN किसको कन्वर्स करेगा, यूनिक लिमिट को कन्वर्स करेगा। देखिए सेकंड में सेकंड में क्या बोला है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगी लेकिन कन्वर्स नहीं प्रूव करना। कि क्या बोला है इन्होंने कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड पक्का मिलेगी, लेकिन कन्वर्सली पार्ट क्या होगा कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ये जरूरी नहीं है। इसका हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हमने प्रूव करवाना है कि कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारी बाउंडेड है। देखिए कैसे प्रूव होगा, लेट AN भी सीक्वेंस ले लेते हैं जो L को कन्वर्स करने के हैं। तो हमने प्रूव करना है AN को बाउंडेड, यानी 2 नंबर के बीच में लेके आने हैं हमने AN की वैल्यू। देखिए कैसे लेके आएंगे। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई नंबर ले लेते हैं, AN L को कन्वर्स कर रही है तो बाय डेफिनेशन लगा लो, कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा कि AN माइनस एल क्या हो जाएगी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी और n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि वो L प्लस माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी। देखिए अब मैंने क्या किया है, A1 जो मैंने t स्मॉल t ले लिया, मिनिमम वैल्यू लिया A1 A2 अप टू AM माइनस 1 L माइनस L माइनस एप्सिलॉन, कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है हमने। ठीक है। और कैपिटल T क्या हो जाएगी AM माइनस 1 से सबसे बड़ी वैल्यू। देखिए जो जितने भी टर्म्स हैं, देखिए M से लेके M प्लस 1 M प्लस 2 M प्लस 3 अप टू इन्फिनिट, वो सभी के सभी टर्म्स तो इसमें आ ही जाएंगे। जो हमारे पास आया है इंटरवल, कौन सा इंटरवल आया है कि L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, ये आया था ना हमारे पास में। इनके अंदर सभी के सभी AM टर्म्स लाई करेंगी, जहाँ पे M क्या है हमारे पास, सॉरी N क्या है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू M, ये है। ठीक है। तो लेकिन मैंने आपको जैसे समझाया था पीछे, बची हुई M माइनस 1 टर्म्स वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेंगी। तो अगर मैं T क्या ले लूँ, मिनिमम ले लूँ, देखो इस इंटरवल में लाई करेगी तो मिनिमम वैल्यू तो L माइनस ई ही है। लेकिन अगर मैं बाकी टर्म्स उठा लेती हूँ इन M माइनस 1 A2 A3 अप टू AM माइनस 1 और L माइनस एप्सिलॉन, इनकी सबसे छोटी वैल्यू लेके चलूँगी। तो अगर वो छोटी वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन है तो T की वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन होगी। अगर वो छोटी वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी और वो L माइनस एप्सिलॉन से भी क्या जाएगी, छोटी जाएगी। ठीक है। मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं T की वैल्यू क्या आ गई, A3 आ गई। तो देखिए L माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा था, AN से, और वो किससे छोटा था, L प्लस एप्सिलॉन से। और जो A3 होगा वो L माइनस एप्सिलॉन, जहाँ पे जो A3 हमारे पास होगा वो L माइनस एप्सिलॉन से छोटा चला होगा पक्का, क्योंकि मिनिमम लेके चले थे। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि A3 क्या हो जाएगा, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन LN लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता चल गई। अगर L माइनस एप्सिलॉन है तो ठीक है, नहीं है तो A3, जिसको मैं क्या नाम दे दूँगी, T का।
ठीक है। इसी तरह मैं टी कैपिटल टी लेके चलती हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू है उन बची हुई AM-1 टर्म्स और L प्लस अपसाइलम के बीच की। अगर वो L प्लस अपसाइलम है तो ठीक है, हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। अगर वो L प्लस अपसाइलम नहीं है, मान लेते हैं ये टी हमारे पास में क्या आ जाता है, A10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से L प्लस अपसाइलम देखो मैक्सिमम लेके चले तो A10 मैक्सिमम हो जाएगा। तो L प्लस अपसाइलम क्या हो जाएगा, A10 से छोटा। तो यही चीज़ कि जो L माइनस अपसाइलम लेस देन AN लेस देन L प्लस अपसाइलम, और वो किससे छोटा है, A10 से, जो क्या है, कैपिटल T है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, और ये किससे छोटा था, A3, जो क्या है हमारे पास में किसके इक्वल था, T के इक्वल था। तो यहाँ से बीच का अगर सब कुछ ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है कि AN जो है वो स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। यही इन्होंने कहा है कि वो स्मॉल टी कैपिटल टी के बीच में लाई कर रहा है, तो बाउंडेड हो गया। कन्वर्स ट्रू नहीं है, कैसे नहीं है, अगर मैं सीक्वेंस ले लूँ -1 की पावर n-1, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 1 -1 1 -1 ये जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास में या तो -1 होगी या 1 होगी, दो लिमिट हो रही है, तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में थर्ड थ्योरम, इस सीक्वेंस AN वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि अगर मैं कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेके चलूँ तो कोई पॉजिटिव इंटीजर m हो, इस तरह से कि उनका डिफरेंस यानी कि AN माइनस AM लेस देन एप्सिलॉन चला जाए n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब की बार l की जगह क्या है, m है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सपोज कर लेते हैं सीक्वेंस AL को क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, तो डेफिनेशन लगा देते हैं, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा, इस तरह से कि AN माइनस L किससे छोटी है, एप्सिलॉन बाय 2 से, हर n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू m से। देखिए अब ये रिजल्ट है वो इक्वल टू के कारण m पे भी होल्ड होता है, तो AM माइनस L तो पक्का लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 जाएगा ही जाएगा। तो मुझे डिफरेंस क्या लेना है, AN माइनस AM का, तो मैं लेके चलती हूँ AN माइनस AM किसके इक्वल होगा, AN माइनस L ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, L ही ऐड कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया इन्होंने। ये भी एप्सिलॉन बाय AN माइनस L भी एप्सिलॉन बाय 2 के से छोटा है, और AM प्लस माइनस L भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, तो AN माइनस AM क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। यानी इसको अगर इनफॉर्मल में सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो ये होगा कि कोई हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब कुछ टर्म्स के बाद दो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स, बाकी की जितनी भी टर्म्स जो हैं जो कि बहुत ही बड़े, जैसे 1 ट्रिलियन के बाद की टर्म्स या 10 ट्रिलियन के बाद की टर्म्स का डिफरेंस क्या चला जाता जाए, 0 चला जाता जाए। जैसे कि हमारे पास AN था 1/n, उसकी लास्ट टर्म क्या हमारे पास में किस पे कन्वर्ट कर रही थी, वो 0 पे। तो यानी 0 ने के नेबरहुड में, 0 के लेफ्ट राइट हैंड साइड में जब मैं लेके चलूँगी 1 ट्रिलियन या 1/100 ट्रिलियन या 1 मिलियन ट्रिलियन, ये वैल्यूज़ जो होंगी इन सब की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, टेंड्स टू 0। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, देखिए कोई सीक्वेंस AN को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे या डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी कहेंगे, चाहे तो वहाँ पे क्या करना है, तुमने कोई पॉजिटिव नंबर k लेके चलना है, कितना ही बड़ा लेके चल सकते हो, 1 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 1 बिलियन ट्रिलियन 1 ट्रिलियन ट्रिलियन, कुछ भी बड़ा नंबर ले लो, कि कोई पॉजिटिव इंटीजर m हो, कि वो उसकी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो k से बड़ी चली जाए m ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए। मान लो अगर आप k ले रहे हो 1 ट्रिलियन ले रहे हो, ठीक है ना, तो 1 ट्रिलियन से जितनी भी बड़ी टर्म्स हैं 1 ट्रिलियन 1 1 ट्रिलियन 2 1 ट्रिलियन 3, वो सभी के सभी 1 ट्रिलियन से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगे। यानी मैं सिंबॉलिक फॉर्म में बोल सकती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, AN क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी को। अगर सीक्वेंस लेती हूँ AN, उसको मैं माइनस इन्फिनिटी के डाइवर्जेंट कब कहूँगी, अगर कोई नेगेटिव नंबर k, यानी कि बहुत ही ज़्यादा -1 बिलियन ट्रिलियन, कोई बहुत ही बड़ा नंबर ले लो और ना अगेन नेगेटिव होना चाहिए वो, कोई पॉजिटिव इंटीजर m के लिए सभी के सभी टर्म्स क्या चली जाए, k से छोटी चली जाए। यानी अगर मैं नेगेटिव टर्म्स का ले रही है, नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, ये ले रही हूँ मैं 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन 1 1 ट्रिलियन 2 वो सभी के सभी क्या चली जाएंगी, उस 1 ट्रिलियन से छोटी, यानी कि और नेगेटिव फॉर्म में चली जाएंगी। तो यहाँ पे कह दूंगी कि मैं वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो वो सीक्वेंस या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्स करे, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे कि लिया हुआ है इन्होंने, देखिए 3 6 9 अप टू 3 एंड 10 टू इन्फिनिटी करवाएंगे तो इन्फिनिटी होगी, तो ये डाइवर्ज करिए इन्फिनिटी पे, -3 -6 -9 अप टू -3 एंड यहाँ पे 10 टू इन्फिनिटी करवाओ तो किस पे डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे। ऑसिलेटेड सीक्वेंस क्या होती है,
देखिए ऑसिलेटरी सीक्वेंस में हमें क्या बोला गया है, कोई सीक्वेंस को ऑसिलेटरी कब कहेंगे, जब ना तो वो कन्वर्जेंट हो ना ही वो डाइवर्जेंट हो। ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली कब कहेंगे, जब वो बाउंडेड भी हो और ऑसिलेटरी भी हो। ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली जबकि वो अनबाउंडेड हो और ऑसिलेटिंग हो। जैसे कि हम लेके चलते हैं, जैसे -1 के पावर n इंटू एन, ये ऑसिलेटिंग हमारे पास में इनफाइनाइटली कैसे है, जैसे a1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 2, a3 की वैल्यू -3, a4 की वैल्यू 4, अप टू सो ऑन। देखो ध्यान से, ये जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम पुट कर देंगे, लेकिन -1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ना तो वो पॉजिटिव हो सकती है ना वो नेगेटिव। ध्यान दे रहे हो कि जितने भी टर्म्स आ रही हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म्स आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी ऑसिलेटिंग। ना तो ये डाइवर्जेंट प्लस इन्फिनिटी पे होगी, ना ये डाइवर्जेंट माइनस इन्फिनिटी पे होगी। तो इस तरह की हमारे पास जो कि ना तो क्या होती कन्वर्जेंट, तो ये है ही नहीं, ना ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वो क्या हो जाएंगी ऑसिलेटरी। और ये इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है। अब जैसे फाइनाइटली का क्या है, जैसे -1 की पावर n लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास कि a1 1, -1, a2 1, -1 1, यानी कि टर्म्स लगातार रिपीट हो रही हैं, -1 1, -1 1, -1 1, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी 1 और -1। अब जो कन्वर्जेंट लिमिट है वो तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो तो यूनिक लिमिट पे कन्वर्स होती है, लेकिन इसकी लिमिट 2 आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगी ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। लेकिन इसकी n टर्म होगी या तो वो -1 होगी या वो 1 होगी, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। तो ये ना इन्फिनिटी पे जा रहा है ना माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं है कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये ऑसिलेटिंग है फाइनली। नेक्स्ट है कोई सीक्वेंस ए एन है, अगर वो इन्फिनिटी पे डाइवर्स कर रही है तो वो बाउंडेड बिलो होगी लेकिन अनबाउंडेड अबव। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए कि इफ़ ए सीक्वेंस ए एन डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी पर डाइवर्स कर रही है तो वो जो सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड बिलो होगी अनबाउंडेड अबव होगी। प्रूव करना है, देखिए कैसे। जो सीक्वेंस ए एन है वो किस पे इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रही है, तो कोई पॉजिटिव उसकी डेफिनेशन लगा दो, कोई पॉजिटिव नंबर के होगा, कितना भी बड़ा ले सकते हो आप, कि ए एम ग्रेटर देन के चला जाएगा हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। देखिए ए एन ग्रेटर देन के, यानी उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी के से क्या है बड़ी हैं। ठीक है ना, तो कितनी कहाँ पे की तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी अनबाउंडेड बिलो। लेकिन अब अगर मैं क्या करूं, अब जैसे मैंने आपको पीछे करवाया था मिनिमम वैल्यूज़ ली थी मैंने, ए एन को लेस देन टी दिखाया था, वही है कि अगर मैं टी को मिनिमम वैल्यू ले लूँ a1 a2 अप टू am-1 और k से, तो वो टी ए एन क्या हो जाएगा इस टी से क्या चला जाएगा बड़ा चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाउंडेड बिलो। ये जो इसका सेकेंड पार्ट है ये आप ट्राई कीजिएगा, इसमें यही बोला हुआ है कि अगर सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है तो वो अनबाउंडेड बिलो होगी लेकिन बाउंडेड अबव होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट बोला कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 इज़ नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। देखिए कैसे, इसमें मतलब ये बोला गया है कन्वर्स पार्ट में कि अगर ए एन बाउंडेड बिलो है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इन्फिनिटी को डाइवर्स करे। देखिए कैसे, इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ए एन ले लेते हैं, अगर एन इवन है तो एन, ओड है तो 1/n। देखिए ओड पे तो लिमिट क्या आ जाएगी 0, इवन पे लिमिट क्या आ रही है इन्फिनिटी, यानी कि वो ओड के तो क्या कर रहा है 0 को कन्वर्स कर रहा है, और इवन पे क्या कन्वर्स कर रहा है इन्फिनिटी पे कन्वर्स कर रहा है। ना वो कन्वर्स करेगा ना वो डाइवर्स करेगा। देखिए जो सीक्वेंस है हमारे पास वो अनबाउंडेड अबव है, क्योंकि एन इज इवन के ऊपर वो इन्फिनिटी देगी तो अनबाउंडेड अबव हो जाएगी, लेकिन बाउंडेड भी लो है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू हमें पता है वो 0 है, तो 0 तो सबसे, तो वो क्या हो जाएगी बाउंडेड बिलो हो जाएगी, बट डज नॉट डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी पे डाइवर्स नहीं कर रही, तो थ्योरम 2 हमारे पास में सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली नेगेटिव के लिए है ये। नेक्स्ट है नल सीक्वेंस, जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है नल, यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं है, यानी इस अब ये नहीं है कि सीक्वेंस के अंदर टर्म नहीं होंगी, सीक्वेंस के अंदर टर्म तो 101% होंगी, कि बगैर टर्म्स का तो कोई सीक्वेंस नहीं होती। अब ए एन देखिए नल सीक्वेंस क्या है, कोई सीक्वेंस ए एन को नल सीक्वेंस कहेंगे अगर वो हमेशा 0 को कन्वर्स करे, जैसे 1/n 1/n स्क्वायर 1/2n, ये सभी के सभी क्या है नल सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम क्या है, कोई सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगी, ए एन को नल सीक्वेंस कहेंगे कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए एन की मॉडुलस वैल्यू भी क्या हो नल सीक्वेंस हो। देखिए ए एन नल सीक्वेंस है तो मैं कह दूंगी क्या कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी। लगाओ डेफिनेशन कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव इंटीजर m होगा कि ए एन -0 क्या चला जाएगा लेस देन एप्सिलॉन हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ए एन -0
an, तो मोड an लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मोड an का मैं डबल मोड ले सकती हूँ। क्या आया है यहाँ पे हमारे पास में कि जो हमारे पास an माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये आ चुका है। तो ए एन क्या चला जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। अब इसका मैं डबल मोड ले सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये डबल मोड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल मोड में। तो जब सिंगल मोड डबल मोड में जा सकता है तो डबल मोड सिंगल मोड में भी जा सकता है। तो ये लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। जीरो को तो किसी में ही ऐड कर लो, किसी में ही सबट्रैक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास में मोड ऑफ ए एन माइनस जीरो। इस डेफिनेशन से क्या पता चलता है कि ए एन टेंड करेगा किसको, जीरो को, यानी ए एन की मोड ए एन किसको कन्वर्स कर रहा है, जीरो को। कन्वर्स पार्ट देखिए अब इसका, ये मोड ए एन नल सीक्वेंस है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ए एन इक्वल टू जीरो। सेम ऊपर वाले जैसे अभी मैंने करवाया, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मोडलेस मोड ऑफ ए एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन के लिए। तो यहाँ पे माइनस जीरो है तो मोड ए एन डबल मोड यानी कि सिंपल इम्प्लाई, तो मोड ए एन लेस देन एप्सिलॉन, और इसमें मैंने क्या किया, जीरो को सबट्रैक्ट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास ए एन कन्वर्स कर रही है किसको, जीरो को। नेक्स्ट वाली थ्योरम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके अंदर, क्या कि अगर बी एन कोई नल सीक्वेंस है, यानी बी एन जो सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्स कर रही है, और मोड ए एन छोटी है मोड बी एन से हर एन के लिए, तो ए एन भी जीरो को कन्वर्स करेगा। कैसे करेगा, देखिए जो बी एन है वो नल सीक्वेंस है, बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, वहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर एम होगा कि बी एन माइनस जीरो किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि मोड बी एन लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा। अब ए एन तो बी एन से छोटा था, तो इसका मतलब ए एन भी लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा, तो ए एन माइनस जीरो भी लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा। तो ए एन कन्वर्स कर रहा है किस पे, जीरो पे। नोट में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ नोट बच्चों मत छोड़ा करो, नोट और रिमार्क में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, प्लीज़ इनको रीड आउट किया करो। देखिए नोट में क्या बोला है, जो ऊपर वाला रिजल्ट है जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है, ये ट्रू नहीं होगी अगर जो हमारे पास में बड़ी सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्स ना करे। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ बी एन की वैल्यू 1 है और ए एन ले लेती हूँ -1 रेज़ टू पावर n। देखिए पीछे हमने जो अभी थ्योरम पढ़ी वो क्या थी कि जो मेरे पास में ए एन है वो लेस देन इक्वल टू क्या दी है, बी एन है। ठीक है, मोड ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है, एंड जो हमारे पास में लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन अगर जीरो को कन्वर्स करेगी, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए एन बी किसको कन्वर्स करेगी, जीरो को। लेकिन अगर मेरे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन क्या है, 1 है, ठीक है, और मैं लेट कर लूँ कि ए एन मेरे पास क्या है, -1 रेज़ टू पावर n है, तो देखिए ए एन का मोड लेस देन इक्वल टू बी एन के मोड के जाएगा। कैसे जाएगा वो ध्यान से देखिए, -1 रेज़ टू पावर n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और -1 रेज़ टू पावर n इसकी जितना भी हम इसको खोल लेंगे तो जितने भी -1 है सभी के सभी किस में, 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मोड 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड 1 ट्रू होगी। लेकिन जो सीक्वेंस ए एन है उसकी मैं एन टर्म निकालूं तो वो क्या है, नॉट डिफाइन है ही नहीं, या तो वो 1 होगी या फिर वो -1 होगी, बिकॉज हमारे पास जो ए एन है वो क्या है, -1 1 -1 1 ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, तो इसकी एन टर्म जब डिफाइन ही नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो ये रिजल्ट सिर्फ उनके लिए होगा कि जब वो बड़े वाली टर्म किसको, बड़े वाली सीक्वेंस किसको कन्वर्स कर रही है, जीरो को कन्वर्स कर रही है। आपके जितने भी आर्टिकल्स थ्योरम्स थी वो सेकंड की चैप्टर की 2.1 की वो सारी की सारी कवर हो चुकी है। प्लीज़ इसको रीड आउट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर करूँगी। एग्जाम्पल्स प्लीज़ रीड आउट कीजिएगा, इसके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा ईजी है, और जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस भी एग्जांपल मैं आप पे छोड़ती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, इससे मुझे भी अच्छा लगता हो और मेरी वीडियो बनाने की जो ताकत है या कहूँ जो मुझे मोटिव है वो और भी अच्छे से बनाने का मन करता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट से। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।